हेलो स्टूडेंट्स। आज अगर हम बात करें किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट की तो वो दो चीजों पे मेनली डिपेंड करती है। पहला है उस कंट्री में अवेलेबल नेचुरल रिसोर्सेज और दूसरा है वहां की इंडस्ट्रीज और जो सर्विस सेक्टर है वो। अगर इन दोनों सेक्टर्स को अगर इंप्रूव कर लिया जाए तो कंट्री की डेवलपमेंट को कोई भी नहीं रोक सकता। ऐसी बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंडस्ट्रीज हैं, सर्विस इंडस्ट्रीज हैं जो कंट्री की इकोनॉमी में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इंडिया की ही अगर हम बात करें तो 55% जो इकोनॉमी है, हमारा जीडीपी जहां से आता है वो सर्विस सेक्टर ही है। लगभग 27% जो इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग से आता है और लगभग हमारा जो 17-18% है वो हमारा एग्रीकल्चर से आता है हमारा जीडीपी। इसी तरीके से अगर हम दूसरी कंट्रीज की भी बात करें तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर में एक बहुत बड़ा सेक्टर सामने निकल के आ रहा है जिसका नाम है स्पेस सेक्टर। स्पेस टेक्नोलॉजी डेवलप करना उस देश के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है जो अभी डेवलपमेंट फेज में है। यानी कि अगर हम बात करें किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए तो एक स्पेस टेक्नोलॉजी और स्पेस सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो बाकी सभी सेक्टर को साथ में लेके चलता है। उदाहरण के तौर पे अगर आज आप हमसे बात कर पा रहे हैं, अगर किसी से आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं, लिंक करना चाहते हैं, मैसेज सेंड करना चाहते हैं, रिसीव करना चाहते हैं तो आपको इंटरनेट के ऊपर बेस्ड होना पड़ेगा। यानी इंटरनेट के ऊपर इतनी ज्यादा डिपेंडेंसी बढ़ चुकी है और ये जो इंटरनेट है ये किससे चलता है, वो मेनली सैटेलाइट्स। यानी सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए स्पेस एजेंसीज होती हैं जिसमें गवर्नमेंट की स्पेस एजेंसीज आज तक सबसे ज्यादा रोल प्ले करती थी। लेकिन इस उभरते हुए इस सेक्टर को जरूरत है आज प्राइवेटाइजेशन की। जी हाँ, जिस तरीके से हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है, हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, उस हिसाब से हमारी फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम, एनर्जी सिक्योरिटी की प्रॉब्लम भी साथ साथ बढ़ती चली जा रही है। सारे सेक्टर में बराबर इंप्रूवमेंट हो, एक रेट से इंप्रूवमेंट हो, उसको चलते हमें अपने इंटरनेट सर्विसेज को, हमें अपने कम्युनिकेशन सर्विसेज को, डीटीएच सर्विसेज को, डायरेक्ट टू होम सर्विसेज को, ब्रॉडबैंड सर्विसेज को, हम अगर बात करें एफएम, एएम, इन सारी ही सर्विसेज को हमें इंप्रूव करना पड़ेगा ताकि एक कंट्री दूसरी कंट्री से कम्युनिकेट करने में कुछ ज्यादा टाइम ना लगाए, उसमें जो लेटेंसी है वो हमारी कम हो जाए। यानी अगर हम बात करें एग्रीकल्चर सेक्टर की या माइनिंग सेक्टर की या फिर किसी और सेक्टर की, ये सभी सेक्टर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली स्पेस सेक्टर के ऊपर इतना ज्यादा डिपेंडेंट है कि आज हम विदाउट स्पेस सेक्टर, विदाउट सैटेलाइट, विदाउट इंफॉर्मेशन, विदाउट कम्युनिकेशन, इन सभी सेक्टर्स का इंपॉर्टेंस नहीं समझ पाएंगे। डेफिनेटली जो हमारी जो कंट्रीज हैं वो जो अलग अलग टेक्नोलॉजीज ये सब डेवलप कर रही हैं और उसको एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कराने के लिए, लिंक कराने के लिए हमें आज चाहिए स्पेस सेक्टर। बट इस स्पेस सेक्टर के अंदर में अभी अगर हम इंटरनेशनल स्पेस ट्रीटीज की अगर हम बात करें तो ट्रीटीज के अकॉर्डिंगली ज्यादातर इसमें गवर्नमेंट कंपनीज ही इन्वॉल्व हो सकती थी। लेकिन जिस तरीके से हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, जरूरत है कि इसके अंदर में हम अब प्राइवेटाइजेशन को लेकर आए, प्राइवेटाइजेशन को फुल्ली तरीके से इसमें इन्वॉल्व करें ताकि वो भी एक इक्वली इसमें पार्टिसिपेट कर पाए और गवर्नमेंट जो है उसमें उसको गवर्न करेगी, वहीं पे प्राइवेट सेक्टर है उसको वो रन करेगा या फिर ऑपरेट करेगा। डेफिनेटली देखा गया है कि जिन जिन कंट्रीज के अंदर में प्राइवेटाइजेशन किया गया है स्पेस टेक्नोलॉजी में, उन कंट्रीज ने बहुत ही ज्यादा फास्ट रेट से, यानी एनुअल जो कंपाउंडिंग रेट से वहां पे ग्रोथ किया है। 2010 में अगर वहां पे जो आपका प्रोडक्शन था 10% था, वहीं पे 2020 में वो प्रोडक्शन 50% तक भी पहुंच गया है। ऐसे ही आज हमारा टॉपिक है जिसमें हम बात करेंगे प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्पेस सेक्टर इन इंडिया। इंडिया में कौन कौन सी कंपनीज हैं जो हमारी प्राइवेट कंपनीज हैं जो इन्वॉल्व हो रही हैं हमारे सेक्टर के अंदर में, स्पेशली स्पेस सेक्टर के अंदर में, और इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इकोनॉमी पे इसका क्या फर्क पड़ता है या दूसरी टेक्नोलॉजी पे इसका क्या फर्क पड़ता है। डेफिनेटली आज का हमारा जो टॉपिक है ये प्राइवेटाइजेशन के ऊपर है, किस तरीके से हमारी जो गवर्नमेंट के अंदर में चेंजेस आ रहे हैं, यानी गवर्नमेंट की पॉलिसीज के अंदर में चेंज आ रहे हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि जब 1990 में हमें प्रॉब्लम हुई थी, जिस टाइम पे हमारी जो इकोनॉमी थी इतना ओपन नहीं थी, क्लोज इकोनॉमी जनरली हम मानते थे। 1991 में जो एलपीजी रिफॉर्म्स आए उन्होंने हमारी इकोनॉमी को ओपन कर दिया और बाहर की कंपनीज को इंडिया में आने के लिए अलाउ किया। जो हमारा जो इंस्पेक्टर राज था वो सिस्टम को खत्म किया और इस तरह की सारी जो चीजें थी, ऑब्स्टेकल्स थी, उनको खत्म करने के बाद इंडिया के जो 1991 के बाद एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद जितना चेंज आया है वो डेफिनेटली उससे पहले 10-20 साल में भी नहीं आया था, जितना हमने उसके बाद एक एक साल में हम उसको नोट कर पा रहे हैं।
डेफिनेटली प्राइवेटाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जरूरत है कि उसको प्रॉपरली गवर्न किया जाए, उसको ठीक से ऑन किया जाए, उसको ठीक से कंट्रोल किया जाए। तो प्राइवेटाइजेशन से अच्छा आज के टाइम पे रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए और कोई हमारा सिस्टम मैकेनिज्म नहीं हो सकता। आज का हमारा टॉपिक इसी से रिलेटेड है। आइए इस चीज को हम डिटेल में समझते हैं। इंडिया स्पेस टेक ट्रांसफॉर्मेशन इज क्रेडिटेड टू द प्राइवेटाइजेशन। यानी आज अगर हम बात करें, जब से हमारा प्राइवेटाइजेशन हुआ है, जब से हमारा जो स्पेस टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही फास्ट रेट से इंप्रूव हुआ है, ग्लोबली रिकॉग्निशन मिलती है हमारे इंडिया को। आज कोई भी स्पेस लॉन्च है तो इंडिया का नाम सबसे पहले आता है कि हमारी जो एफिशिएंसी है वो 90% के आसपास है। वहीं पे जो दूसरे स्पेस की जो एजेंसीज है, दूसरे कंट्रीज की जो स्पेस एजेंसीज है, उनकी एफिशिएंसी 70 से 80 के बीच में रहती है इस टेक्नोलॉजी की। तो अगर इस टेक्नोलॉजी को अगर हम डिटेल से समझने की कोशिश करें तो एक रिपोर्ट आई थी अभी डिलॉयट कंसल्टेंसी की, उसने बताया था कि जो 77% हमारा इंप्रूवमेंट हुआ है पूरे स्पेस टेक्नोलॉजी में बिटवीन 2021 एंड 2022 के अंदर में। यानी अगर हम बात करें स्टार्टअप्स की तो 2020 के पहले यानी 2019 तक हमारे 2-4 ही स्टार्टअप्स हुआ करते थे। आज के टाइम पे जो हमारी स्टार्टअप कंपनीज हैं, यानी इस 4-5 साल के अंदर में इतना ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है कि आज हमारे पास 200+ प्राइवेट स्टार्टअप्स हैं इन द फील्ड ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी। और जब से ये सब इन्वॉल्व हुआ है तब से हमने इंडिया को बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने लगे हैं दूसरी कंट्रीज से, चाहे वो मिडल ईस्ट कंट्रीज के हों, चाहे वो खुद यूएसए के हों, नासा के हों, चाहे वो रशिया के रोस्कोसमोस के हों, जापान एक्सप्लोरेशन एजेंसीज के हों। हमारे जो अर्जेंटीना है, चिली, पेरू जैसी कंट्रीज भी हमें कॉन्ट्रैक्ट दे रही हैं अपने अपने सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के। डेफिनेटली इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन प्राइवेट का भी है। डेफिनेटली इसरो के जो एफर्ट्स है उसको नकारा नहीं जा सकता। सबसे पहले डेवलपमेंट इसरो ने ही की है, बट उसको एक हेल्प देने के लिए, उसको असिस्ट करने के लिए एक हेल्पिंग हैंड की जरूरत है, और उसमें हमें जो प्राइवेट कंपनीज हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं। इट वॉज ट्वाइस एज मेनी एज अ ईयर अगो, यानी इसी से अगर हम थोड़ा पहले देखते तो उससे जस्ट डबल हो गया था ये जो हमारा परसेंटेज है। बात करते हैं करंट स्टेटस क्या चल रहा है। यानी हमने $62 मिलियन 2023 में जो स्पेस टेक्नोलॉजी की जो फर्म्स है उनको फंडिंग मिली है $62 मिलियन की, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। यानी 60% इंक्रीमेंट है लास्ट ईयर से। वहीं पे अगर हम 2020 की फंडिंग की बात करें तो जस्ट $28 मिलियन हुआ करती थी। वहीं पे 2010 से और 2019 इन 9-10 ईयर्स में जो हमारी टोटल फंडिंग थी वो सिर्फ $35 मिलियन थी। उसके बाद सिर्फ एक साल में हमें $28 मिलियन मिली, और उसके बाद जो अब है हमारा $62 मिलियन, अभी तक इस जो 23 है इसमें हो चुकी थी हमारी $62 मिलियन। इंडिया की रैंक की अगर हम बात करें तो 7th है इन टर्म्स ऑफ द फंडिंग। अगर हम इंटरनेशनल स्पेस फंडिंग की बात करें तो हमारी जो रैंक है वो 7th आती है, और प्राइवेटाइजेशन का इसमें मेन रोल रहा है 2020 के ट्रांसफॉर्मेशन के बाद। प्राइवेट एंटिटीज आर नाउ एक्टिवली इन्वॉल्व इन क्रूशियल एस्पेक्ट्स ऑफ रिसर्च भी कर रही हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग भी कर रही हैं। मैन्युफैक्चरिंग के बाद जो असेंबली फैब्रिकेशन का काम होता है वो भी आज प्राइवेट के हाथ में है, प्राइवेट कंपनीज के हाथ में है। वो पूरा रॉकेट बना रही हैं, सैटेलाइट बना रही हैं, और भी बहुत सारी चीजें बना रही हैं अकॉर्डिंग टू ट्रेक्सन की अगर रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली देखें तो आज जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं वो जीरो से लेकर लास्ट स्टेज तक ये अपने जो टेक्नोलॉजी है उसको डेवलप कर रहे हैं। यानी जो सबसे पहला जो होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वहां से इनका जो स्टडी स्टार्ट होता है टू द लॉन्चिंग ऑफ द सैटेलाइट। ये पूरे मैकेनिज्म को आज हम पूरा प्राइवेट के हाथों सौंप सकते हैं। यानी ये पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी आज प्राइवेट हाथों में जा चुकी है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, बट डेफिनेटली कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कंट्रोल्ड बाय इसरो, कंट्रोल्ड बाय NSIL, न्यू जो हमारे स्पेस इंडिया लिमिटेड कंपनीज हैं। इन स्पेस जो है इनोवेशन, जो स्पेस इनोवेशन कंपनीज हैं, जो इंडिया की जो कंपनीज है, गवर्नमेंट कंपनीज है, उनके कंट्रोल में आज प्राइवेट सेक्टर बूम कर रहा है, और डेफिनेटली उसका जो इफेक्ट है हमें इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी भी देखने को मिल रहा है।
एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो स्काई रूट जो नाम की कंपनी है, इसने कुछ टाइम पहले विक्रम एस नाम का एक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाया था, यानी एक रॉकेट बनाया था। और रॉकेट बनाने की वजह से यानी इन्होंने एक तरीके से प्राइवेट के अगर हम बात करेंगे तो ये पहली एक ऐसी कंपनी थी जिसने पूरा का पूरा रॉकेट खुद बनाया और उसको लॉन्च भी करवाने की कोशिश की। वहीं पे अगर हम इंडियन स्पेस पॉलिसी के अकॉर्डिंगली यानी 23 पॉलिसी के अकॉर्डिंगली अगर हम देखेंगे तो ये इसमें ये रेगुलेशन लेकर आते हैं स्पेस मिशंस के लिए जो इंडिया में आएंगे, प्राइवेटली जो ओन्ड होंगे वो। अब लेकिन इसके लिए हमने एक क्लियर गाइडेंस सिस्टम बनाया है जिसमें 2 कंपनीज हैं मेनली जो किसी भी तरह के प्राइवेट के जो यानी एक तरीके से कनेक्टिंग लिंक की तरह काम करेगी बिटवीन द इसरो एंड द प्राइवेट कंपनीज। इन दोनों के बीच में कनेक्टिंग लिंक की तरह 2 कंपनीज काम करेंगी। पहली कंपनी का नाम है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। जो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है ये एक कंपनी है, गवर्नमेंट की कंपनी है जो एक इंटरलिंकिंग की तरह काम कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्पेस जो ऑर्गेनाइजेशन इसरो है और जो हमारी प्राइवेट कंपनीज है उसके बीच में। दूसरी कंपनी का नाम है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, इन शॉर्ट स्पेस, इन स्पेस। तो इन स्पेस और NSIL ये 2 ऐसी कंपनी है। इससे पहले भी एक कंपनी खोली गई थी जिसका नाम है अंतरिक्ष, ये भी गवर्नमेंट की कंपनी है। तो अंतरिक्ष, NSIL और अभी है इन स्पेस, ये ऐसी गवर्नमेंट की कंपनीज हैं जो प्राइवेट सेटअप को बूस्ट अप करने के लिए खोली गई है, प्राइवेट कंपनीज के साथ टाई अप करने के लिए खोली गई हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स लेने या देने के लिए खोली गई हैं। और ये डेफिनेटली जिन सबसे ये बनाई गई हैं मेनली आफ्टर 2016 और जब ये खोला गया तब से। और अगर हम इससे भी पहले की अगर हम बात करें 2015 में जब ये आई थी तो उस टाइम से अभी तक बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है हमें, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ द स्पेस टेक्नोलॉजी। प्राइवेट स्टार्टअप्स की अगर हम बात करें, ऑफर सैटेलाइट कम्युनिकेशन सर्विसेज। आज कम्युनिकेशन सर्विसेज ये प्रोवाइड कर रहे हैं। ऑपरेशन ऑन ग्राउंड मिशन कंट्रोल सिस्टम जो है, ऐसे सेंटर्स इन्होंने अर्थ बेस्ड बना लिए हैं। ये खुद सैटेलाइट लॉन्च भी कर सकते हैं, अपने खुद के सैटेलाइट बना सकते हैं, कमर्शियली उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, प्राइवेटली रन किया जा सकता है। रिमोटली कंट्रोल जो सर्विसेज हैं वो सारी प्रोवाइड की जा रही हैं। अंडरटेक स्पेस सेफ्टी प्रोजेक्ट्स एंड आल्सो एंगेज इन द कमर्शियल रिकवरी ऑफ एन एस्टेरॉयड रिसोर्स और दी स्पेस रिकवरी। यानी स्पेस के जो रिसोर्सेज है, अगर हमें बाहर का एक्सप्लोरेशन करना है, किसी कॉस्मिक ऑब्जेक्ट की, किसी एस्टेरॉयड की, किसी कॉमेट की स्टडी करनी है, तो उसमें भी प्राइवेट कंपनी स्टडी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं अलॉन्ग विद द गवर्नमेंट कंपनीज। और प्लस में स्पेस लॉन्च व्हीकल बनाने से लेकर, सैटेलाइट बनाने से लेकर उसके लॉन्च तक, ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म आज प्राइवेट कंपनी अकेले संभाल सकती हैं। बात करें कि इसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं, जैसे बिल्डिंग ऑफ लॉन्च व्हीकल एंड सैटेलाइट, यानी जो रॉकेट है उसको बनाने वाला या फिर सैटेलाइट्स को बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिए जा सकते हैं। इसरो के साथ जो फैसिलिटीज है उनको शेयरिंग के बेसिस पे इसको यूज किया जा सकता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे इसरो अपना आप एक लॉन्च पैड प्रोवाइड कर दें, वो अपने रॉकेट्स को उस लॉन्च पैड को यूज करके लॉन्च कर दे, या फिर इसरो अपनी R&D दे दे और उसको जो कमीशनिंग है और जो उसका डेवलपमेंट है वो किसी प्राइवेट हैंड में दे दे। ऐसा भी आपको वेंचर में किया जा सकता है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैसिलिटीज इन डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस प्राइमेसिस, यानी ऐसी ऐसी फैसिलिटीज, यानी कोई प्राइवेट कंपनी इसरो में आके कोई अपनी फैसिलिटी सेटअप कर सकती है, कोई फैब्रिकेशन सिस्टम बना सकती है, कोई टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट कर सकती है इसरो के अंदर में आके। मेंटरशिप प्रोग्राम हो सकते हैं, इवैल्यूएशन कंसल्टेंसी सर्विसेज बहुत सालों से इसरो प्रोवाइड कर रहा है दूसरी एजेंसीज को, तो आजकल ये प्राइवेट कंपनीज भी इंडिया की तरफ से, इसरो की तरफ से ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है दूसरी कंट्रीज को। लॉन्च कैंपेन और लॉन्च भी करवा सकती है प्राइवेट कंपनीज। कस्टमाइजेशन भी हो सकती है, जो नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हो सकती हैं। स्पेस बेस्ड सर्विसेज, जितनी भी सर्विसेज होती हैं, यानी जब हम एक बार सैटेलाइट को लॉन्च कर देते हैं तो उसके बाद हमें डेटा कलेक्ट करना पड़ता है कंटिन्यूअसली। उस डेटा को कलेक्ट करने के लिए भी
उसको एक्सेस करने के लिए, उसको एसेस करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए भी अलग अलग कंपनीज होती हैं। वो कंपनीज भी आज हम प्राइवेटाइज कर सकते हैं, वो जो चीजें हैं वो भी प्राइवेटाइज कर सकते हैं, और उसके अंदर में भी ज्यादा से ज्यादा डेटा को बहुत ही शॉर्ट टाइम में, क्योंकि लेबर फोर्स प्राइवेट में बहुत ज्यादा होता है, हम उस चीज को जल्दी से आसानी से कर सकते हैं। बात अगर करें तो क्या पोटेंशियल है हमारे स्पेस इकोनॉमी का, लगभग 6700 करोड़ या फिर 8.4 बिलियन डॉलर, इतना हमारा जो आज का पोटेंशियल है। ग्लोबली अगर हम देखें तो 2 से 3% तक, डिपेंडिंग ऑन द ईयर, जनरली 2 से 3% तक ग्लोबल जो हमारा मार्केट है उसका 2% इंडिया चलाता है, यानी हमारा जो शेयर है ग्लोबल स्पेस मार्केट के अंदर में वो 2 से 3% के आसपास है। माना जा रहा है कि अगर हम देखें सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से कितना कितना रेवेन्यू आया है यूरोपियन से या फिर अमेरिका से, तो जो यूरोपियन सैटेलाइट हमने लॉन्च किए हैं उससे हमें 240 मिलियन यूरोज तक ये मिले हैं। वहीं पे अगर हम अमेरिका के जितने भी हमने सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं, जो भी हमने सर्विसेज उनको प्रोवाइड की है, उससे हमारा रेवेन्यू जो जनरेट होता है वो 180 मिलियन डॉलर के आसपास होता है। बात करें फ्यूचर प्रोस्पेक्ट की, तो माना जा रहा है कि इस तरह के जो हमारे प्रोजेक्ट्स इन स्पेस या जो अंतरिक्ष है या फिर NSIL लेकर आ रही है, तो उससे माना जा रहा है कि 8% तक, यानी 2033 तक 8% तक ग्लोबल का जो इकोनॉमी है, स्पेस इकोनॉमी है, उसका 8% इंडिया कंट्रीब्यूट करेगा, जिसका अमाउंट लगभग 44 बिलियन डॉलर या फिर 35,200 करोड़ रुपीस के आसपास होगा। एक्सपोर्ट अगर शेयरिंग की बात करें तो डेफिनेटली 2400 करोड़ रुपीस के आसपास का एक्सपोर्ट शेयर है, यानी हम कंपोनेंट्स बनाते हैं और दूसरे बाहर मार्केट में दूसरी स्पेस एजेंसीज को बेच दिया जाता है। अगर हम बात करें तो कंपाउंड जो हमारे पास एनुअल ग्रोथ रेट है वो है 48% का, यानी अगर हम 2024 में देखें तो ये लगभग 50% है, 49.9, और 2020 में अगर हम देखते हैं तो 10.4% जो इकोनॉमी शेयर था, इसके अंदर में वो शेयर अब इंक्रीज होके, यानी कंपाउंडिंग जो स्पेशली अगर हम बात कर रहे हैं कि इंडियन स्पेस सेक्टर में जो शेयर बढ़ा है, वो पहले 10.4 हुआ करता था बिलियन डॉलर, वो अभी 50 बिलियन डॉलर के आसपास हो जाएगा, US बिलियन डॉलर। वहीं पे अगर हम बात कर रहे हैं कि जो नेशनल इकोनॉमी में 60 बिलियन डॉलर तक ये हमारा कंट्रीब्यूट कर सकता है, जिसमें 39% डायरेक्ट, 42% इनडायरेक्ट, और जो इंड्यूस्ड बाहर से आने वाला है वो 19% तक हो सकता है। एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें 4.7 मिलियन जॉब्स ये क्रिएट कर सकता है, जिसमें डायरेक्ट जॉब 16% होगी, इनडायरेक्ट जॉब 43%, और इंड्यूस्ड जो है उससे रिलेटेड एसोसिएटेड जो है 41% के आसपास। पब्लिक फंड्स की अगर हम बात करें 24 मिलियन डॉलर, डायरेक्ट इतना, इनडायरेक्ट इतना, और इंड्यूस्ड हमारा 19%। टॉप कंट्रीब्यूटर्स कौन से, जो सैटेलाइट कंपनीज है 54% तक ये कंट्रीब्यूट कर रही हैं, जो स्पेशली स्पेस इकोनॉमी की अगर हम बात कर रहे हैं। नेविगेशन जो सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं उससे हमें 26%, और जो लॉन्च करते हैं हम उससे 11% के आसपास का फायदा होता है। टॉप सपोर्ट इंडस्ट्रीज, यानी किसको ज्यादा सपोर्ट करता है हमारा स्पेस सेक्टर, सबसे ज्यादा सपोर्ट करता है टेलीकॉम सेक्टर को, फिर IT इंफॉर्मेशन सेक्टर को, और फिर 7% के आसपास एडमिनिस्ट्रेशन सेक्टर को जो है वो इंडिया का जो स्पेस सेक्टर है वो कंट्रीब्यूट करता है। बात करें कि जो हमारे सेंटर एफर्ट्स हैं कितने डाले जा रहे हैं, डेफिनेटली इंडिया बहुत ज्यादा इसके लिए एक तरीके से सीरियस है इस चीज को लेके कि हमें किसी भी तरीके से इसके अंदर में प्राइवेटाइजेशन बढ़ाना है, ताकि हमारा जो बेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ सके, इकोनॉमी इससे हमारी बढ़ सके। क्योंकि अब गवर्नमेंट लेकिन अगर इसमें कंट्रोल करेगी, पूरा कंट्रोल करेगी, तो डेफिनेटली थोड़ा कम रिसोर्सेज होने की वजह से थोड़ा सा स्लो रेट हो सकता है। इस रेट को फास्ट करने के लिए हमें जरूरत है प्राइवेटाइजेशन की। इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 में जो आती है उसके अकॉर्डिंगली ये बोला गया है कि ये बहुत ज्यादा जरूरी है प्राइवेट सेटअप को लेकर आना, और जो हमारे जो बैरियर्स हैं इसके अंदर में उस चीजों को धीरे धीरे करके खत्म करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट कंपनी आ सके। स्पेस जैसी कंपनी, जैसे मैंने बताया आपको, प्राइवेट लीडर्स के पार्टिसिपेशन को बढ़ा रही हैं, इंडियन जो स्टार्टअप्स हैं उनको बूस्टअप कर रही है, फंडिंग सिस्टम स्टार्ट करती है, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, और फिर उन्हीं को एक तरीके से सर्विस लेने के लिए भी उनको राजी कर लेती है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की हम बात करें तो ये सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस
अंडरटेकिंग जो गवर्नमेंट ऑफ होती है, आपके जो कंट्रोल होते हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, इन सब के साथ मिलके एक ऐसा सेटअप बनाते हैं जिसमें हम अपनी ग्रोथ के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर पाते हैं, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ दी स्पेस टेक्नोलॉजी। और हमारी जो ग्रोथ है दिन पर दिन बढ़ती जा रही है बिकॉज ऑफ दीज गवर्नमेंट कंपनीज। बात कर रहे हैं कि हमारे जो स्पेस पॉलिसी थी 2020 के अंदर में, उसमें भी हमने कुछ ऐसा ही किया था, कमर्शियलाइजेशन को एक तरीके से बहुत ज्यादा प्रमोट किया था हमने। उसमें डिफरेंट स्पेस सेक्टर में जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको हमने बढ़ाया। गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड सिस्टम को हमने इसमें भी अप्लाई कर दिया है। जनरली हमारे दूसरे चीजों में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और जो सर्विस सेक्टर्स होते थे उसके अंदर में होता था, लेकिन अब ये जो स्पेस सेक्टर है उसके अंदर भी, यानी वो कंपनी को ऑन तो करेगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कंट्रोल करेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लेकिन उसको ऑपरेट करने के लिए दे दिया जाएगा प्राइवेट हाथों में। डेफिनेटली उससे बहुत ज्यादा फास्ट रेट से इंप्रूवमेंट होगी। यानी अगर हम बात करें विद द थ्रस्ट टुवर्ड्स द प्राइवेटाइजेशन ऑफ द स्पेस सेक्टर, द इसरो thrown open the door for radio frequency system and electromagnetic actuator manufacturing to the private players। यानी रेडियो फ्रिक्वेंसीज एक ऐसी फ्रिक्वेंसी होती हैं जो जनरली हम स्पेस में और इन सब में यूज करते हैं। पहले के टाइम में अगर हम देखें तो गवर्नमेंट के अलावा ऐसी रेडियो फ्रिक्वेंसीज को कोई और यूज नहीं कर सकता था, लेकिन 2020 के स्पेस पॉलिसी के अंदर में अलाउ कर दिया गया कि आप अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी को डेवलप भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट से परमिशन लेने के बाद उसको रन भी कर सकते हैं और अपनी अलग अलग सर्विसेज को भी लॉन्च कर सकते हैं। बट डेफिनेटली गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होना इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्चुएटर जो मशीन्स होती हैं उनको भी डेवलप करने का अब परमिशन मिल गया है प्राइवेट सेक्टर को। ये गोको को जो फैसिलिटी है, यानी गवर्नमेंट और कंपनी ऑपरेटेड, इज यूज्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट्स इन विच the government pays a privately owned companies to operate a facility that the government owns। यानी गवर्नमेंट की खुद की कंपनी रहेगी, लेकिन उसका जो वर्किंग है, जो उसका ऑपरेशन है, वो सब होगा प्राइवेट किसी कंपनी के पास, टू बूस्ट अप द टोटल मैन्युफैक्चरिंग, टू बूस्ट अप द टोटल आउटपुट। बात करें क्या क्या चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ रहे हैं। डेफिनेटली जो सबसे बड़ा चैलेंज था आज हमारे सामने वो था एक्सेसिबिलिटी टू द कैपिटल। पैसों की सबसे ज्यादा मेन प्रॉब्लम है। इन टर्म्स ऑफ लैक ऑफ फाइनेंस, प्राइवेट कैपिटल इज स्टिल नॉट फ्लोइंग freely and blindly through these space-based enterprises like it is with the internet, digital media, hardware related technology businesses। यानी अगर हम दूसरे बिजनेस से बात करें, उससे कंपेयर करें, इंटरनेट जो बिजनेस है, डिजिटल मीडिया जो बिजनेस है, हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग जो बिजनेस है, उसके कंपैरेटिवली लोग आज इतने ज्यादा अवेयर नहीं है स्पेस सेक्टर को लेके, उसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट, उसमें ज्यादा फंडिंग नहीं देना चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि ये जो सेक्टर है बहुत ही वल्नरेबल सेक्टर है। बैंकिंग सेक्टर की भी अगर बात करें तो वो जल्दी से लोन देने को आपको इजीली राजी नहीं होते हैं, क्योंकि वल्नरेबल सेक्टर जैसे रियल एस्टेट हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, और अब ये स्पेस टेक्नोलॉजी, इस तरह के जो वल्नरेबल सेक्टर्स होते हैं उसमें जो एनपीए है उसके बढ़ने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसलिए जो बैंकिंग से जो फंडिंग है वो तो हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। डेफिनेटली इसमें एनबीएफसी जो होती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जो कंपनीज होती हैं, उनको हमें इसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा ताकि ये बैरियर भी हमारा हट जाए। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखना चाहें तो $129 बिलियन का 2015 में $129 बिलियन का जो हमारा जो वेंचर कैपिटल है फंडिंग वाज डिप्लॉयड ग्लोबली। 7872 डील्स हुई थी पूरे वर्ल्ड के अंदर में, जिसमें से इतना यानी $129 बिलियन का वेंचर कैपिटल किया गया था। एक दूसरे को हेल्प की गई थी, वेंचर किए गए थे, पैसे एक्सचेंज किए गए थे, बट सिर्फ उसमें से 129 में से सिर्फ $2 बिलियन ही स्पेस से रिलेटेड कंपनीज में इन्वेस्ट किए गए थे, और सिर्फ टोटल 44 ही डील हुई थी। जरूरत है इनको बढ़ाने की, यानी 7872 डील में से सिर्फ 44 ही थे स्पेस से रिलेटेड कंपनीज के डील्स। डेफिनेटली एक बहुत बड़ा चैलेंज है, अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है, एक नए सेक्टर को बूस्ट अप करने की इंडिया में बहुत ज्यादा जरूरत है।
बात करें इंश्योरेंस की तो डेफिनेटली जैसा अभी मैंने बताया आपको, जिसके अंदर में वल्नरेबिलिटी ज्यादा होती है, फंडिंग की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रेज हो जाती है। उदाहरण के तौर पे अगर आप कोई सैटेलाइट लॉन्च करते हैं और आपका रॉकेट फेल हो जाता है तो कई हजार करोड़ रुपए उसमें वेस्ट हो जाते हैं। अगर उस कंपनी के पास ज्यादा टर्नओवर नहीं है तो वो रीपे करने में असक्षम होगी, जिसकी वजह से ये जो प्रॉब्लम है बढ़ती चली जाती है। एबिलिटी टू क्रिएट सेल्फ सस्टेनिंग मार्केट, यानी यहां पे ऐसा नहीं है कि उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें कि आपने जो नेसेसिटी जनरेट की, जैसे मोबाइल फोन की अगर हम बात करें तो आपने पहले मोबाइल फोन की नेसेसिटी जनरेट की और उसके बाद मोबाइल फोन जो है वो बनाना स्टार्ट कर दिया। यानी जो सेल्फ सस्टेनिंग है, एक बार आपने नेसेसिटी जनरेट की और फिर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया, वो इस सेक्टर में बहुत ही स्लो है। हम नेसेसिटी इमीडिएटली जनरेट नहीं कर सकते। जो एबिलिटी है क्रिएट सेल्फ सस्टेनिंग मार्केट, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। सेल्फ सस्टेनिंग इसमें नहीं हो सकता। देन एबिलिटी टू फोर्स सेल्फ सस्टेनिंग कमर्शियल मार्केट इन द पास्ट पुट इनटू क्वेश्चन द कमर्शियल वायबिलिटी ऑफ द स्पेस बेस्ड एंटरप्राइजेस। डेफिनेटली इससे भी इसका बहुत ज्यादा खतरा है कि डायरेक्टली इसका कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है सिटीजन्स के साथ में, वहां से कोई इंटरेस्ट जनरेट नहीं होता है। पहले ये सारी सर्विसेज गवर्नमेंट तक जाती हैं, फिर गवर्नमेंट उसको देखती है कि हमें आगे किस तरीके से सर्विस प्रोवाइड करनी है, और फिर कोई उससे रिलेटेड कोई सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं, कोई कम्युनिकेशन लिंक बनाए जाते हैं। डेफिनेटली इसमें जो बीच के बैरियर्स हैं उनको हटाने की जरूरत है और ज्यादा से ज्यादा सेक्टर्स को बीच में लाने की जरूरत है, ताकि वो इस चैनल को ब्लॉक करने के बजाय और इसको मोबिलाइज कर दे। बात करें और अगर इसमें तो वे फॉरवर्ड इसमें क्या हो सकता है, डेफिनेटली हमें जो नॉन गवर्नमेंटल एंटिटीज हैं उनके सपोर्ट को बढ़ाना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर और बढ़ाना पड़ेगा, प्लस में प्राइवेट कंपनीज को अलाउ करना पड़ेगा कि आप जो इसरो के रिसोर्सेज हैं उसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी कंपनी डायरेक्टली इतना इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती, क्योंकि एक वल्नरेबल सेक्टर है। ऑफ कोर्स एक नया सेक्टर है, हम कोई 200-300 साल से इन चीजों को नहीं कर रहे हैं। 1969 में हमने पहली बार जो है इसरो सेटअप किया, अब हम धीरे धीरे उसको ग्रो कर रहे हैं। डेफिनेटली इतनी जल्दी नहीं हो सकता, तो हम चाहिए कि जो इसरो है अपने जो टेलीमेट्री सर्विसेज है, ट्रैकिंग है, टेस्टिंग है, लॉन्च पैड से प्राइवेट कंपनीज को प्रोवाइड करें ताकि वो अपनी रिसर्च कर सकें, वो वहां से सैटेलाइट को लॉन्च कर सकें, जैसा कि अभी फिलहाल के लिए स्पेस एक्स कंपनी करती है नासा के अंडर में। तो डेफिनेटली स्पेस एक्स बहुत फास्ट रेट से इंप्रूव हुआ, क्योंकि उसके पीछे जो मेन कारण था वो नासा का सपोर्ट सिस्टम था। नासा ने स्पेस एक्स को पूरा सपोर्ट किया और आज आपको पता है कि स्पेस एक्स जो है वो वन ऑफ द टॉप मोस्ट प्राइवेट सेक्टर कंपनी है इन टर्म्स ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी। डिमांड ड्रिवन स्पेस एसेट्स हमें जनरेट करने पड़ेंगे, अपस्किल वर्कफोर्स करना पड़ेगा। डेफिनेटली इसरो एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्राइजेस to train 4,000 technicians to the ISRO technical training program, यानी 4,000 को हर साल ये ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि वो अपने एक तरीके से उनका इंटरेस्ट इस चीज में बढ़े, प्लस में वो भी स्टार्टअप्स के बारे में सोचे जो हमारा प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन को बढ़ा सकता है। इस तरह के जितने भी टॉपिक्स हम लेकर आते हैं, इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स, आपको किस तरीके से लगते हैं, कोई अगर आपको इंप्रूवमेंट इसमें चाहिए आप हमें कमेंट बॉक्स पे लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।